तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक बहुत सारे मेल है। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जो सूरत में एक अफसोसनाक हादसा हुआ उसके लेके देश विदेश से बहुत सारे लोगों के मेल हैं और बड़े हर एक के एक तरह से उसको पूरी कहानी सुनने के बाद अफसोस में भी और यकीन भी नहीं हो रहा लोगों को कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह की हरकत कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। पूरी कहानी की शुरू आपको मैंने कुछ उस दिन भी बताया था, कुछ लोगों ने कहा था जिक्र करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो हुआ सूरत में 12-13 फरवरी की है ये, बल्कि 13 तारीख की। ग्रीष्मा नाम की एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम था फेनिल गोयानी, और करीब 1 साल से वो ग्रीष्मा के पीछे पड़ा हुआ था। ऐसे समझिए कि एक तरफा प्यार था और 1 साल तक वो तंग करता रहा। इस दौरान में ग्रीष्मा ने ये बात अपने घर वालों को बताई। घर वाले कई बार पुलिस स्टेशन भी गए, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखिए, कुछ कीजिए, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि अक्सर हमारी पुलिस तभी हरकत में आती है जब वारदात हो चुकी होती है। तो 1 साल तक परेशान करता रहा, पुलिस ने कुछ किया नहीं। लड़के की हिम्मत, हौसला बढ़ता गया और उसके बाद अचानक एक रोज, इसी 13 फरवरी की बात है, उसने ग्रीष्मा को अकेला देखा और फिर उसके पास गया। ग्रीष्मा ने फिर इनकार किया। उसने उसके गर्दन पे चाकू रख दिया। बहुत सारे लोग थे वहां पर, उसको तमाशबीन ही कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो बनाने में ही लगे हुए थे, मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। चाचा आए लड़की के, उन्होंने बचाने की कोशिश की, उसने उसको चाकू मारा, उनको मारा। फिर भाई आया लड़की का, उसने उसे भी घायल किया। ये जो पूरा वीडियो है शूट भी हुआ, बहुत जगह पे वायरल भी, आप लोग देखेंगे। हालांकि देखने लायक वीडियो है नहीं, अजीब सा होता है, लेकिन कुछ लोगों ने, क्राइम तक फैमिली मेंबर ने ही इस पे एक ध्यान से देखने के बाद कहा है कि उस पूरे टाइम में कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल आते हैं कि जब ऐसा लगता है कि अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती तो शायद वो उस चाकू की इज्जत से बाहर आ सकती थी, लेकिन अब उसे भी क्या पता ऐसा कुछ होगा। खैर, उन्हीं तमाशबीनों के साथ कुछ देर के बाद वो लड़का उसकी गर्दन पे चाकू चला देता है। ग्रीष्मा की मौत हो जाती है। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटता है, और ये सूरत वही जगह है जहां से गुजरात के होम मिनिस्टर आते हैं। सूरत में हाल में करीब ऐसे 6-7 और मर्डर के इंसिडेंट हुए हैं। तो लोग गुस्से में भी थे कि जिस शहर ने स्टेट को होम मिनिस्टर दिया, उसी शहर की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा ढीली है। तो गुस्से में है लोग। हालांकि बाद में इस इंसिडेंट के बाद गोविल ने खुद को, फेनिल ने अपनी नस भी काटी, खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उसको पकड़ा, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने उसको बचा लिया और अब वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो चाहते हैं कि उसे फौरन मौत की सजा दे दी जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ कानून है, कानून का एक सिस्टम है, उसी हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। तो एक अफसोसनाक वाकया था सूरत का, जिसने पूरे देश को दहला दिया। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मैंने कई बार कहा कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। जो हम समाज में होता है, अक्सर फिल्म वाले उसी को उठाकर हूबहू हमें दिखा देते हैं। कई बार ऐसा होता है जब फिल्मों से समाज कुछ चीजें लेती है। आज की कहानी वैसी ही है। एक फिल्म दृश्यम, जिससे रिलेटेड पता नहीं कितनी कहानियां आपको सुनाई है, लेकिन आज की जो कहानी है उसकी जड़ में दृश्यम तो है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। कहानी की जमीन राजस्थान है। राजस्थान के अलवर में एक शख्स रहता है जिसका नाम है नितेश जैन। नितेश जैन पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सट्टा की दुनिया में भी कदम रखता है। सट्टा बाजार, सट्टा के धंधे से जुड़ा होता है। अब जब आप सट्टे की दुनिया में कदम रखते हैं तो अब अच्छे लोगों से तो पाला पड़ेगा नहीं। तो एक से एक छटे हुए बदमाश, क्रिमिनल, डॉन, हिस्ट्री शीटर, उनके साथ जान पहचान होती है। इसी दौरान एक और वाकया होता है कि एक किसी से झगड़ा होता है और नितेश जैन के ऊपर एक मर्डर का आरोप लगता है, एक शख्स के कत्ल का।
इस कत्ल के इल्जाम में नितेश जैन पकड़ा जाता है और इसके बाद वो जेल पहुंच जाता है। जेल जाने के बाद जेल में एक से एक लोगों से मुलाकात होती है, उसकी छटे हुए बदमाशों से, हिस्ट्री शीटर से, क्रिमिनल से। कुछ दिनों के बाद जमानत पे वो बाहर भी आ जाता है। इसके बाद सारी जिंदगी अपना जो उसकी रूटीन थी वैसे ही चल रही होती, सब कुछ ठीक ठाक था 1 फरवरी से पहले तक। 1 फेब इसी महीने अचानक नितेश जैन गायब हो जाता है। अब उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं, उसके मोबाइल पे कॉल करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ, पता मिलता नहीं है। इससे पहले भी कई बार वो घर से गायब हुआ था, तो घर वालों को भी लगता है कि कहीं होगा, किसी दोस्त के साथ चला गया होगा, बच्चा तो है नहीं, बड़ा है। तो उसके रूटीन में शामिल था कई बार गायब होना, तो उनको इतनी चिंता होती नहीं। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन तक नितेश जैन घर नहीं लौटता और इस दौरान में उससे बातचीत भी नहीं होती, मोबाइल भी स्विच ऑफ, और इससे पहले कभी नहीं हुआ कि उसका मोबाइल बंद हो। 7वें दिन परेशान होकर घर वालों ने नितेश के अलवर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा का भाई नितेश जैन गायब है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। आमतौर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट को लेकर जो रवैया होता है अपने देश की पुलिस का, वो बड़ा सा आम होता है। बहुत वो सीरियसली उसको लेते नहीं है जब तक कि बहुत हाई प्रोफाइल केस ना हो। और यहाँ नितेश जैन एक मर्डर के इल्जाम में जेल भी गया है, सट्टा की दुनिया से भी उसका रिश्ता है। तो पुलिस यूं ही बैठी रहती है, फिर भी उसका पता नहीं चलता है। घर वाले परेशान होते हैं। इसके बाद नितेश जैन के घर वाले पुलिस को कहते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर कुछ खतरा भी मंडरा रहा है, आप देखिए, ढूंढिए, नहीं तो उसके साथ कुछ हो सकता है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तब वो एक हिस्ट्री शीटर जो अजमेर का डॉन है उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो कई दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। और नितेश ने अपने भाई को ये बात भी बताई थी कि कुछ क्रिमिनल उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब पुलिस के कान खड़े हुए। अब अलवर से मामला अजमेर पहुंच गया। अजमेर में छानबीन शुरू हुई। नितेश जैन के केस की तफ्तीश शुरू हुई। पता किया गया कि वो कौन है। तो पता चला वो हिस्ट्री शीटर, वो बदमाश, वो डॉन, उसका नाम हरीश लंगड़ा है। हरी लंगड़ा जो है वो एक घोषित अपराधी है, कई बार जेल जा चुका था। अब पुलिस हरी लंगड़ा को जीरो इन करती है, पूछताछ करती है। वो कुछ बताता नहीं है। पुलिस इसके बाद अब उसके साथियों के ऊपर भी नजर रखती है, कोशिश करती है कि कुछ आइडिया मिले। इस दौरान में भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब पुलिस नितेश जैन और हरीश लंगड़ा, इनका आपस में क्या रिश्ता है, इसको समझने की कोशिश करती है। तफ्तीश जारी थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ कहानियां पता चलती हैं। कहानी ये थी कि नितेश जैन जब मर्डर के इल्जाम में जेल गया तो उसी जेल में ये हरी लंगड़ा भी बंद था, घोषित अपराधी। जेल के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई। अब वो एक डॉन टाइप का था, नितेश एक तरह से नया नया क्राइम की दुनिया में, एक मर्डर भी कर चुका, सट्टे की दुनिया में भी था। तो आमतौर ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े डॉन, बड़े क्रिमिनल, बड़े हिस्ट्री शीटर, इनकी थोड़ी सी वो चाहते हैं कि उनका सर पे हाथ हो। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जेल के अंदर रहते हुए दोनों दोस्त बन गए, नितेश जैन और हरी लंगड़ा। तो अब दोनों की जेल में मुलाकात हुई, जेल में ही दोस्ती हो गई। कुछ वक्त के बाद नितेश जैन जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है। थोड़े दिनों के बाद हरी लंगड़ा भी जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है। अब दोनों बाहर मिलते हैं। अजमेर में इन दोनों की मुलाकात होती है। अजमेर में ही हरी लंगड़ा का घर था, जो हिस्ट्री शीटर है, डॉन है। दोस्ती इन दोनों को उनके घरों तक पहुंचा देती है। अब नितेश जैन का हरी लंगड़ा जो डॉन है उसके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। हरी लंगड़ा की एक बीवी थी जो उसी घर में रहती थी।
घर जाने के दौरान कई बार उससे भी आमना सामना होता। धीरे धीरे घर आना जाना ज्यादा होने लगा नितेश जैन का। फिर एक वक्त आया कि जब नितेश और हरी लंगड़ा की बीवी में भी दोस्ती हो गई। अब दोनों उस मौके का इंतजार करने लगे जब हरी लंगड़ा घर पे ना होता, नितेश जैन पहुंच जाता, दोनों मिलते रहते। इस दौरान में फिर एक कोई और पुराना केस था जो खुला और हरी लंगड़ा को फिर से जेल जाना पड़ा। अब उसके जेल जाने के बाद रास्ता साफ था नितेश जैन का, और भी जो है वो डर दूर हो गया कि चोरी चोरी मिलना है, चुपके से मिलना है। चूंकि उसे मालूम है कि उसका दोस्त जेल में, तो वो घर जाता अक्सर। तो अब हरी लंगड़ा की बीवी और नितेश जैन, इन दोनों के बीच प्यार हो चुका था। उधर जेल में ये बात किसी तरीके से हरी लंगड़ा तक पहुंच जाती है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारी बीवी के करीब आ चुका है। ये सुनकर हरी लंगड़ा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो कोशिश करता है कि किसी तरह से जल्द जमानत मिल जाए। जमानत मिलती है, वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो इस बात का एहसास नितेश जैन को नहीं करता है कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन हरी लंगड़ा बाहर आने के बाद अपने जो बदमाशों की सर्किल थी उसमें एक ऐलान करवाता है। वो कहता है कि मैं एक सुपारी देना चाहता हूं और मुंह मांगी कीमत दूंगा। जिस शख्स के नाम की मैं सुपारी निकाल रहा हूं जो उसे मारेगा वो बोली लगाए। बहुत सारे क्रिमिनल आगे आते हैं। उनमें से एक क्रिमिनल, उसका नाम था मनोज यादव। भाड़े पे कत्ल करना, किराए पे कत्ल करना, सुपारी लेना। जब उसे इस सुपारी के बारे में पता चला तो मनोज यादव हरी लंगड़ा के पास पहुंचा। उसने कहा ये सुपारी मैं उठाऊंगा। सौदा 20 लाख रुपए में तय हुआ। 20 लाख रुपए दिया हरी लंगड़ा ने मनोज यादव को। अब मनोज यादव ने 20 लाख रुपए लिए और 15 लाख में ये सुपारी आगे ट्रांसफर कर दिया 3 और लोगों को। उन 3 लोगों को जिन्हें ये कत्ल करना था। 5 लाख का उसे मुनाफा हुआ, 15 लाख उन तीनों को, मतलब 5-5 लाख वो तीनों बांटेंगे। अब इसके बाद तीनों मौके का इंतजार करने लगे कि कब मौका मिले और नितेश जैन को रास्ते से हटाए। लेकिन इस दौरान में चूंकि हरी लंगड़ा के साथ दोस्ती थी नितेश की, तो उसके कुछ दाएं बाएं जो दोस्त थे वो नितेश को भी जानते थे। उन्होंने इस सुपारी के बारे में नितेश को बता दिया कि तुम्हारे नाम की सुपारी तुम्हारी दोस्त हरी लंगड़ा ने निकाली है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुम्हारी और उसकी बीवी तुम दोनों के बीच में करीबी है। नितेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसे मालूम है कि हरी लंगड़ा किसी हद तक जा सकता है। अब अपनी जान बचाने के लिए उसे हथियार चाहिए था, पिस्टल, बंदूक, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा था। इसने अपने कुछ सर्किल में बोला कि मुझे हथियार चाहिए ताकि मैं हरी लंगड़ा से अपने आप का बचाव कर सकूं। उसी सर्किल के 2 लोग जिसके पुराने दोस्त थे वो आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हथियार दिलाऊंगा, बट हथियार लेने के लिए फिरोजाबाद चलना पड़ेगा, यूपी। अब राजस्थान से, अजमेर से नितेश राणा 3 लोगों के साथ फिरोजाबाद के लिए निकल पड़ता है। फिरोजाबाद से उसे अपने लिए हथियार खरीदनी थी जिससे वो अपनी जान बचा सके। लेकिन जिन 3 लोगों के साथ वो अजमेर से फिरोजाबाद आ रहा था, उसे मालूम ही नहीं था कि यही 3 वो हैं जिनसे उसे बचना है और जिनके लिए वो हथियार खरीदना चाहता था। असल में यही तीनों उसका कत्ल करने वाले हैं। इस बात से बेखबर नितेश राणा उन तीनों पर भरोसा कर फिरोजाबाद हथियार खरीदने के लिए पहुंच जाता है। तीनों फिरोजाबाद में एक बिलाल नगर जगह है, वहां उन तीनों में से एक का घर था। वो पहले घर ले जाते हैं कि चलो कुछ चाय नाश्ता हो जाए, इसके बाद हथियार देंगे। घर पहुंचने के बाद मौका देखते ही तीनों में से एक पीछे से नितेश राणा के सर पे वार करता है वजनी लोहे के रॉड से। नितेश गिर पड़ता है। इसके बाद ये लोग उसका गला दबाते हैं बेहोशी में। नितेश की मौत हो जाती है। जिस घर में ये लोग गए थे उस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फर्श की खुदाई हुई भी थी, फर्श पे टाइल्स लगनी थी। पहले से उन्होंने प्लान कर रखा था।
उस फर्श को ये और खोदते हैं, नितेश राणा की लाश को उसमें दफन करते हैं, गड्ढा बराबर करते हैं, और फिर अगले दिन मजदूर, चूंकि ऑलरेडी घर में काम चल रहा था, उस दिन मजदूरों को छुट्टी दे रखी थी, फिर उसके ऊपर बाकायदा फर्श पे पूरा टाइल्स लगा देते हैं। अब नितेश जमीन के अंदर दफन है। ये सारी चीजें कत्ल से पहले सुपारी ट्रांसफर जो की मनोज यादव उसने, और तीनों जिन्होंने सुपारी दी उन्होंने दृश्यम फिल्म से ये पूरा सीन एक तरह से चुराया था। उन्होंने लगा था कि एक घर बन रहा है, किसी को शक नहीं होगा, अलग से कोई खुदाई नहीं हो रही है, मजदूर घर पे आ रहे हैं, और जमीन के अंदर दफन, कहां राज बाहर आएगी। ये सब कुछ करके उन्होंने लाश दफना दी। उसके बाद तीनों निकल गए। यहां पे कहानी का पहला चैप्टर क्लोज होता है। अब इधर 1 से 7 के बीच में घर लौटा नहीं। 1 फरवरी को निकला था नितेश राणा घर से फिरोजाबाद के लिए। 7 दिन बाद घर वालों ने शिकायत की, कंप्लेन की। पुलिस अब पीछे पड़ी हुई थी। तो अब इसी दौरान में पुलिस को पता चला कि इधर हरी लंगड़ा जो है मनोज यादव के बड़ा कांटेक्ट में था, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस फोन के जरिए। मनोज यादव का नंबर मिला, पता चला कि हाँ मनोज यादव संपर्क में है। फिर यह भी पता चला कि मनोज यादव नितेश राणा के भी संपर्क में था, नितेश जैन माफ कीजिए। अब पुलिस ने सबसे पहले मनोज यादव को उठाया। उठाने के बाद उसको सही तरीके से पुलिस अंदाज में पूछताछ की। उसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि मुझे सुपारी दी हरी लंगड़ा ने। पुलिस ने इसके बाद हरी लंगड़ा को भी उठा लिया। अब सुपारी देने वाले और सुपारी ट्रांसफर करने वाले दोनों पुलिस के शिकंजे में थे, लेकिन जिन्होंने सुपारी लेकर कत्ल किया वो 3 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। अब मनोज यादव को यह भी पता नहीं कि वो तीनों कहां हैं, लेकिन मनोज यादव ने यह बताया कि वो हथियार दिलाने के नाम पर नितेश को अपने साथ फिरोजाबाद ले गए थे, उन 3 में से एक के घर। और ये बात जब पुलिस को पता चली तो 13 फरवरी को राजस्थान पुलिस, अजमेर की पुलिस, अजमेर से फिरोजाबाद पहुंचती है। फिरोजाबाद पुलिस को कांटेक्ट करती है और फिर उन 3 में से एक उसी बिलाल नगर के घर में बाकायदा लोकल पुलिस को लेकर जाती है। उस फर्श की खुदाई होती है, बाकायदा इन कैमरा, और खुदाई के बाद उसके अंदर से एक लाश मिलती है। ये लाश नितेश जैन की थी। लाश बरामदगी के बाद अब ये साबित हो गया कि ये कत्ल हो चुका है और इस कत्ल में कौन लोग हैं, लेकिन कत्ल करने वाले तीनों कातिल अभी भी फरार थे। सुपारी देने वाला और सुपारी ट्रांसफर करने वाला बेशक शिकंजे में था। अब उन तीनों को मोबाइल भी बंद क्या करे। पुलिस को लगा कि एक ही चारा है। मनोज यादव ने उन तीनों से कहा था कि सुपारी के आधे पैसे काम होने के बाद देंगे, यानी कत्ल के बाद। कत्ल हो चुका था, आधे पैसे उन्होंने अभी लिए नहीं थे। और पुलिस ने मनोज यादव की गिरफ्तारी या हिरासत की खबर को बहुत ही छुपा कर रखा था। इस दौरान वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि वो तीनों में से कोई एक मनोज यादव को कांटेक्ट करेगा। आखिरकार मनोज यादव को उनमें से एक ने फोन किया और उसने कहा कि काम हो गया, बाकी के पैसे। उसने कहा ठीक है, अजमेर आ जाओ, इस जगह पर आ जाओ, इतने बजे आ जाओ, इतने तारीख को आ जाओ। इसके बाद पुलिस ने एक बड़ा सा बैग तैयार किया, उसमें ऊपर असली नोट रखे, नीचे डमी नोट, नकली नोट, कागज सादे। बैग को भरा, मनोज यादव को दिया और उस लोकेशन पे बताए हुए जगह पे पहले से जाकर पुलिस की टीम सादी वर्दी में छुप गई। मनोज यादव को अकेला छोड़ दिया इस धमकी के साथ कि अगर उसने जरा भी दाएं बाएं किया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद बताए हुए वक्त पर वो तीनों वहां पहुंचते हैं। जैसे ही मनोज यादव के करीब बैग लेने के लिए आते हैं, पहले से वहां छुपी पुलिस तीनों को दबोच लेती है। अब इस तरीके से 5 गिरफ्तारी हो चुकी थी। नितेश जैन के कत्ल में शामिल पहला जो सुपारी दी हरीश लंगड़ा, जिसने सुपारी ट्रांसफर किया मनोज यादव, और जिन 3 ने सुपारी लेकर कत्ल किया, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। लाश भी बरामद हो गई। अब ये 5 पुलिस के अभी इस वक्त कब्जे में है। पुलिस इनको इंट्रोगेट कर रही है। इसके बाद शायद जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। तो एक डॉन के साथ दोस्ती, एक
बैड कैरेक्टर के साथ दोस्ती नज़दीकी, फिर उस डॉन की बीवी के साथ दोस्ती नज़दीकी नितेश जैन को भारी पड़ गई और शायद यही वजह है कि उसका कत्ल हो गया और यही चीज उसकी मौत की वजह बनी। तो ये थी कहानी अजमेर टू फिरोजाबाद भी आप कह सकते हैं। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही पुराना सिलसिला। आज बुशरा शाह जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बुशरा जी। अखलाक शाह ने भेजा है, इनकी वाइफ है। आदित्य सिंह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आदित्य। इसके अलावा आयुष यादव, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयुष। और उपेंद्र यादव जी ने भेजा, उनके बेटे हैं ये। और साथ ही मोहम्मद दानिश, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दानिश। तो आप लोग हमेशा अच्छे रहें। विनायक राव जी ने एक मेल लिखा है, मैं विनायक जी इसका आपको रिप्लाई भी करूंगा। इसके अलावा सुरेंद्र कपूर साहब, जितेंद्र सिंह जी ने कुछ कहा है कि आप हिजाब के ऊपर कुछ चीजें भी इन्होंने भेजी है कि अगर आप कभी वीडियो बनाएं, कहानी सुनाएं तो बताइएगा। अब बहुत सारे और लोगों ने कहा था, मुझे लगा कि पहले मैं सारी चीजें देख लूं, समझ लूं, लेकिन आपसे वादा है मैं हिजाब के बारे में बहुत जल्द पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूं। टीम श्रुति सौम्या, ये जेडी मर्डर केस, मुंबई के क्राइम जर्नलिस्ट, मैं ऑलरेडी कहानी सुना चुका हूं, आपको इसी क्राइम लिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा सोमनाथ झा हैं, आदिल मोमिन हैं, अबू हमजा हैं, चित्रा गांधी जी हैं। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी ने कहा कि जब आपकी कहानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है आपकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठी हुई है। दिल से आपका शुक्रिया इतनी ज़्यादा तारीफ के लिए। सहदेव सिंह राठौर साहब, इसके अलावा मंथन देसाई जी हैं, इन्होंने भी सूरत केस के बारे में लिखा है। इनकी भी, इनका कहना था कि शायद 2 साल की इनकी बेटियां हैं और ये खबर सुनकर दिमाग घूम जाता है, किसी का भी घूम जाए। सुजल चौहान है, इसके अलावा आरव बाबू हैं, राजेश कुमार हैं यूएसए से, और ये द रेज गर्ल, इसकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो मैं जरूर बारी बारी से आप लोगों को जो भी फरमाइश वो भी सुनाऊंगा। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।